Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises Semester 6 Unit 4th and Lecture 12. So today's topic is Ministerial Control over Public Enterprises. ठीक है, इससे पहले क्या था, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हम लोग पार्लियामेंट्री कंट्रोल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं उसके, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। सो आज का जो लेक्चर है उसमें हमें क्या डिस्कस करना है, अपना मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। ठीक है, बट उससे पहले क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल था उसकी कुछ जैसे कि चीज़ें थी जो हमारी अभी लेफ्ट थी, बची हुई थी। जैसे कि आपका क्या था, लिमिटेशंस बचा हुआ था, तो वो पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपना मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो आपका पार्लियामेंट है इंडिया का, उसके जो पावर्स है उस पर क्या है, कुछ लिमिटेशन है। तो कौन कौन सी लिमिटेशन है? सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ सोवेरियन बॉडी लाइक दैट ऑफ इंग्लैंड। इट इज़ नॉट द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ठीक है, तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, किसमें, इंडिया के पार्लियामेंट की बात करें, तो वो एक क्या है, वो एक सोवेरियन बॉडी नहीं है इंग्लैंड की तरह। ठीक है, जैसे इंग्लैंड क्या है अपने आप में, जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट है वो क्या है, एक सोवेरियन बॉडी है। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल अपने आप में संप्रभुत्व है। ठीक है, हर एक चीज़ कंप्लीट कह सकते हैं इसको। बट जो इंडिया का क्या है, आपका जो पार्लियामेंट है वो सुमेरियन बॉडी नहीं है। इट इज़ नॉट द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ये आपकी फाइनल अथॉरिटी नहीं है, मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे ये इसकी फाइनल अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने की सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना रही हैं वो उस पर फाइनल रिजल्ट इन्हीं का हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। तो in England there is an unwritten constitution, and as such power of the British Parliament are not codified and they are unlimited है। तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे क्या है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसकी वजह से क्या है, जो पावर्स हैं, ठीक है, जो पावर्स हैं किसकी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वो क्या है, वो कॉटिफाइड नहीं है और ना ही वो क्या है, लिमिटेड हैं। दे आर क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो क्या आपके जो इंडिया के जो है आपका है, वहाँ पे क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो हमारे यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो जो पार्लियामेंट है वो क्या है, वो सोवेरियन बॉडी नहीं है, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, और क्या है, बट अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में क्या है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो वहाँ का ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है उसकी क्या पावर जो है वो क्या है, अनलिमिटेड पावर्स हैं उसके पास में। On the other hand, the Parliament of India is a creation of the Constitution of India है। बट अगर हम बात करें किसकी, अपने इंडिया की, तो जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो क्या है, वो क्रिएशन है किसका, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। मतलब हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट बना है वो किसके थ्रू बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना हुआ है। So it is limited by the terms and provisions of the constitution. So obvious सी बात है भाई कि जब आपका जो पार्लियामेंट है वो किसके थ्रू बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स हैं, जो वहाँ के उसके जो प्रोविजंस हैं उससे लिमिटेड होगा। ठीक है, वो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनके जो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें बताए गए होंगे, उसके थ्रू गवर्न हो रहा होगा आपका पार्लियामेंट। फर्दर, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। इंडिया क्या है, आपका फेडरल स्टेट है। यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर चलता है, मींस यहाँ पे क्या है, आपकी टू गवर्नमेंट्स होती है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक आपकी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। इसी को क्या बोलते हैं, फेडरल स्टेट बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। So the Parliament of India is competent to make law only on subjects enumerated in the Union and concurrent list। अब आपको पता होगा हमारे यहाँ पे क्या है, 3 लिस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर चलता है। मतलब हमारे यहाँ क्या टू गवर्नमेंट्स होती है ना, दैट इज़ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक क्या है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोनों में जो पावर्स है वो डिवाइड की गई हैं भाई। कुछ पावर्स स्टेट के पास है, कुछ पावर्स किसके पास है, सेंट्रल के पास है, क्योंकि दोनों मिल करके क्या करते हैं, स्टेट को चलाते, जो आपकी कंट्री है उसको चलाते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, 3 लिस्ट हमारी बताई गई हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है, सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट होती है, थर्ड वन इज आपका क्या है, कंकरेंट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट में जिन सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, यूनियन लिस्ट में जिन आइटम्स को रखा गया है, उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जितने भी लॉज बनाने होते हैं, वो कौन बनाता है? आपका जो आपकी पार्लियामेंट होती है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बनाती है। ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपके जो है स्टेट लिस्ट की, ठीक है, अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में जिन आइटम्स को रखा गया है, जिन सब्जेक्ट को रखा गया है, उनसे रिलेटेड जो लॉ बनाने का काम किसका है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है। अब आती है हमारी थर्ड, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। अब जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि जो कंकरेंट लिस्ट है उस पे ऊपर उसमें जो सब्जेक्ट्स लिखे रखे गए हैं, जो आइटम्स रखे गए हैं, उसके उस पर लॉ, उससे रिलेटेड लॉ बनाने का राइट दोनों के पास होता है। उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है। लेकिन ये है कि अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर किसी सिचुएशन में, मतलब मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट का क्या है, कोई आइटम है, कोई सब्जेक्ट है जिसमें कि क्या किया गया है, जिसपे कि रूल्स एंड लॉ बनाने का अधिकार, राइट्स किसके पास है? दोनों के पास है। आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के पास राइट है, दोनों उससे रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर आइटम पे स्टेट ने भी एक लॉ बनाया और जो सेंट्रल था उसने भी लॉ बनाया, बट क्या हुआ, दोनों आपस में एग्री नहीं हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स में उनके बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया। सो उस केस में क्या है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लॉ को कंसीडर किया जाएगा, उसके लॉ को माना जाएगा, स्टेट के लॉ को नहीं माना जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखा जाए तो भले ही कंकरेंट लिस्ट पे दोनों को जो है राइट है, लेकिन देखा जाए तो क्या है, होता तो किसका है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका होता है। जो उनके लॉज होते हैं अल्टीमेटली क्या है, वही जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। Only under exceptional condition it can make law over the state list for a stipulated period. But कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे क्या है कि आपकी जो पार्लियामेंट होती है वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड भी जो है आइटम्स पे लॉ बना सकती है। अगेन लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब ये भी है कि आपके जो, ऐसा नहीं है कि आपके जो लॉ से है, जो आपके पार्लियामेंट से है जो लॉ पास हो गए तो क्या है अब उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर क्या है आपके जो लॉज पार्लियामेंट से पास हुए हैं तो उसके ऊपर जो जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है तो वो क्या है, वो उसको चेक कर सकती है कि ये लॉ जो बनाया गया है वो सही है कि नहीं सही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेटर है कि नहीं है, उसके लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे आपका अभी क्या आया था, आपका एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ अभी रिसेंट आया हुआ है एंड आप लोगों को पता है उससे लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट एंड ऑल हो रहा है, ठीक है। तो वो जो लॉ है वो आपका पार्लियामेंट से पास हो गया है, बट अभी क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि लोग क्या हैं, बहुत सारे लोग उसका जो है उसके अगेंस्ट में हैं। तो वो क्या है, अब वो सब्जेक्ट बन गया है किसका, आपका जुडिशियल रिव्यू का। तो अब क्या है वो आपका, देखिए आपने देखा ये मैटर कहाँ तक चला गया, आपके सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है उस लॉ को रिव्यू करने के लिए, कि वो रिव्यू करके देखें कि क्या एक्चुअल में जो है वो जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है या फिर नहीं है, या उसके फेवर में है या अगेंस्ट में है। तो क्या है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्लियामेंट के पास ही सुप्रीम पावर होती है, ठीक है, वो आपका पता है आपका सोवेरियन बॉडी नहीं है, इनके एक्ट को भी क्या है क्वेश्चन किया जा सकता है। The Supreme Court of India can declare any law passed by the Parliament as ultra vires or unconstitutional if it is conflicts with the provisions of the Constitution है, ठीक है। तो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये राइट है कि वो क्या कर सकती हैं, कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ है, ठीक है, कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ है, अगर वो प्रूफ हो जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके क्या हुआ, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ से रिलेटेड सारे प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोविज़न दिए गए हैं। तो ये देखा, अगर कोई लॉ पास होता है तो ये चेक किया जाता है
कि क्या उस लॉ ने आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं उनमें से किसी भी प्रोविज़न को जो है तोड़ा है क्या, किसी भी प्रोविज़न को जो है वो वॉइड किया है, कुछ भी किया है उसको। तो अगर वो किसी भी प्रोविज़न को तोड़ रही होती, किसी भी उसके जो प्रोविज़न्स दिए हैं उसके अगेंस्ट में वो लॉ बना हुआ होता है, तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास राइट है कि वो क्या है, उस लॉ को वो डिक्लेयर कर सकता है एक अल्ट्रा वायरस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो वो लॉ आपका क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा और फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो ऑल लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये भी है कि जितने भी लॉ क्या हैं पास होते हैं कहाँ से, पार्लियामेंट से, तो उसके पास होने के बाद में क्या है, उन्हें प्रेसिडेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो क्या है एज अ लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं। सो द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न ऑल बिल्स अदर दैन द मनी बिल्स टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन है। ठीक है, तो अगर क्या है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो बिल आया है वो सही नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है या उसमें वो कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस कराना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो उसको वापस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उन बिल को वापस कर सकते हैं पार्लियामेंट के, किस चीज़ के लिए, रिकन्सिडरेशन के लिए। बट एक कंडीशन ये है कि वो क्या है, वो सारे बिल को कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मनी बिल है, ठीक है, अगर कोई मनी बिल है तो मनी बिल को क्या है, प्रेसिडेंट के पास जो है राइट नहीं है कि वो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, मनी बिल को उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। सो देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव एसेंट टू द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब ये भी बात है कि ऐसी कुछ टाइम लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट की परमिशन देने की। ठीक है, ऐसी कुछ भी टाइम लिमिट नहीं है उनकी एसेंट देने की, वो जितना मर्जी हो उतने टाइम तक क्या कर सकते हैं, बिल अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर क्या है, अगर जो है प्रेसिडेंट का मन नहीं है, वो नहीं चाह रहे होते हैं कि क्या कोई बिल लॉ बने, तो मे बी वो क्या पर्पसली भी उसे होल्ड करके काफ़ी लंबे टाइम तक, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने टाइम तक मर्जी हो उतने टाइम तक रख सकते हैं। जब वो उसके ऊपर एसेंट देंगे, जब वो उस पर साइन करेंगे, देन वो जाएगा, बनेगा लॉ। तो वो क्या है, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि बाकी जो है कि प्रेसिडेंट को कितने टाइम के अंदर अंदर एसेंट देनी ही देनी है। ठीक है, तो इफ़ द प्रेसिडेंट सो लाइक्स ही कैन कीप पेंडिंग हिज एसेंट ओवर अ बिल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो क्या है, एक इनडेफिनिट पीरियड तक अपने पास उस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं अपने एसेंट को। So the emergency power of the president is another limitation on our parliamentary sovereignty है। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि इसकी emergency situation जो होती है, ठीक है, तो emergency situation भी क्या है, एक limitation है किसकी, parliamentary sovereignty की। क्योंकि आपको पता होगा जब किसी भी country में या state में क्या है, जब emergency declare होती है तो क्या होता है, आपका जो president rule है वो लग जाता है। ठीक है, फिर वहाँ की जो state government है और वो वर्क करना बंद कर देती है, वहाँ पे क्या है, आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है। फिर आपके जो वहाँ के जो भी लॉज हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो सब कौन देखता है, प्रेसिडेंट देखते हैं। सो ड्यूरिंग द emergency द पार्लियामेंट कैन बी इग्नोर्ड फॉर 1 month एंड इफ़ द राज्यसभा अप्रूव्स एन emergency द लोकसभा कैन बी इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड है। ठीक है, तो अगर आपकी emergency चल रही होती है तो उस टाइम पे आपकी पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है, पार्लियामेंट को इग्नोर कर दिया जाता है 1 month के लिए। ठीक है, और अगर आपकी राज्यसभा अप्रूव कर रही होती है इमरजेंसी, तो लोकसभा को आपको उससे भी ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, फाइनली द नॉन सोवेरियन कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एविडेंट from the fact that it cannot amend certain provisions of constitution without the concurrence of the लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स है। अब एक ये भी है कि अगर आपका क्या है, अगर पार्लियामेंट जो है वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना चाह रही होती है, ठीक है, अगर क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं उस प्रोविज़न से रिलेटेड कोई भी वो चेंज करना चाह रही है, तो क्या है, उस चेंज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें
जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं आपके कंट्री में, वो कम से कम हाफ स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर होंगे, ठीक है, मतलब कि आपके जो कम से कम नहीं तो आपके इसी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, आपके 30 स्टेट्स हैं, तो 31 स्टेट्स हैं। तो अगर आपका क्या है, अगर जो है, अगर इंडिया आपकी मतलब आपका जो पार्लियामेंट है वो चाहता है कि वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो संविधान है, उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसके जो प्रोविजंस है उसमें वो कोई भी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, कम से कम जो हाफ स्टेट्स है, आप मान लीजिए अज्यूम करिए आपके यहाँ 29 स्टेट्स हैं या फिर 30 स्टेट्स हैं, इस टाइम मुझे भी क्लियर नहीं है, तो उस टाइम पे क्या है, उन्हें अगर 29 स्टेट्स ही हम अज्यूम करते हैं, तो कम से कम नहीं उन्हें क्या करना पड़ेगा, हाफ स्टेट्स, मतलब कि आपके क्या है 16 स्टेट से, क्या जो स्टेट्स हैं जो आपके 16 स्टेट्स के लेजिस्लेचर से पहले क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, पास करने का पड़ेगा बिल, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इन अ फेडरल पॉलिटी लाइक आर्ट्स द सुप्रीम सोवेरियन पावर कैन नॉट बी गिवन टू द सेंट्रल पार्लियामेंट है। तो जो हमारी क्या है, जो फेडरल पॉलिटी है, जो फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे होता है, मतलब जहाँ पे क्या है स्टेट एंड सेंट्रल दो गवर्नमेंट चलते हैं, तो उस केस में क्या है कि पार्लियामेंट को, सेंट्रल पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी, सोवेरियन पावर नहीं दी जाती है, ठीक है। सो दस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ फुल्ली सोवेरियन बॉडी। तो जो ऊपर हम लोगों ने इतनी सारी डिस्कशन की, उससे हमें पता चला कि आपका जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सोवेरियन बॉडी नहीं है, ठीक है। लाइक द दिस पार्लियामेंट इट कैन नॉट मेक और अनमेक एनी लॉ एज इट लाइक्स, एज वन राइटर हैज़ पुट it that the British Parliament can do anything under the sun except making a man, ठीक है, a woman or vice versa. This unlimited sovereign power is not vested in the Parliament of India, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, किसके अलावा, एक्सेप्ट अ मैन और वुमेन, ठीक है। अब इंसानों को छोड़ के वो जो भी चाहे वो सब कुछ बना सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। बट अगर हम क्या करें अपनी, अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडियन पार्लियामेंट की, तो इंडियन पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड सोवेरियन पावर नहीं है। इट कैन नॉट चेंज द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन लिख दिया गया है, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो आपका जो है, आपको आपकी जो पार्लियामेंट है वो किसी भी कंडीशन में जो बेसिक फीचर्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको चेंज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हम देखें तो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल की देखें तो द मिनिस्ट्रियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एंटरप्राइजेस इज़ हाईली सिग्निफिकेंट एंड इफ़ेक्टिव है। तो ये क्या होते हैं, ये हाईली सिग्निफिकेंट है, मीन्स इम्पॉर्टेंट हैं और इफ़ेक्टिव भी होते हैं। सो फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ आई पब्लिक एंटरप्राइज द मिनिस्टर is associated in one way or the other with इट्स ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट है। तो आपको क्या है, आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनके ऑपरेशन एंड उनसे मैनेजमेंट से वो क्या है, जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सो इन द इंडियन कंटेक्स्ट द मिनिस्ट्रियल कंट्रोल इज़ मोर रियल दैन इन इज़ एडमिटेड है। तो अगर हम क्या बात करें कि इसमें इंडियन कंटेस्ट की बात करें, तो जो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा है जितना वो एक्चुअल में एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। जितना वो एक्चुअल जितना प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ अगर 50% कंट्रोल है, तो क्या है उससे कहीं ज़्यादा कंट्रोल क्या है, जो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल है वो होता है किसके ऊपर, पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऊपर। मोस्ट ऑफ द जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या हैं, आपके जो पब्लिक एंटरप्राइज हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। सो पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट रिलेशनशिप, अगर हम बात करें किसकी, पब्लिक एंटरप्राइज की और गवर्नमेंट के रिलेशंस की, तो क्या है, तो रोल ऑफ अ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर का रोल क्या होता है आपके पब्लिक एंटरप्राइजेज में। So ministerial control over the state undertaking is considered essential aspect of their public accountability है। तो जो ministerial control है वो क्या है, over the state undertaking, जो state undertaking में है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, उसमें जो आपके public accountability की बात करें तो एक essential characteristics मानी जाती है। If under the name of autonomy they are exempted completely from the purview of ministerial control, it will not be possible to correlate their working with the national plans and policies.
उन्होंने कहा अगर ऑटोनॉमी के नाम पे क्या है कि जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उनको जो है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल से बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, तो वो क्या है कि जो नेशनल प्लान्स एंड जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करेंगी। तो since state enterprises operate in the critical spheres of the economy and are expected to develop as lead sector with enormous capital provided by the state, they cannot be left free from their obligation of accountability to the ministers in charge है। तो चूँकि क्या है आपकी जो स्टेट्स की जो आपकी एंटरप्राइजेज हैं वो जो आपकी स्टेट की इकोनॉमी होती है उसको डेवलप करने के लिए ही काम कर रहे हैं, वो एक लीड सेक्टर बनना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो क्या है तो वहाँ पे उन्हें अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी से जो मिनिस्टर्स हैं इंचार्ज उनकी अकाउंटेबिलिटी की जो ऑब्लिगेशन है अगर वो हटा दी जाएंगी तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। So in fact, even the parliament holds the concerned minister responsible for the efficient performance of the enterprises and the integration of the policies with the national objective। तो यहाँ तक ये भी है कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो भी क्या है उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स होंगे उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है एंटरप्राइजेस की तो। So autonomy means in India non-interference in day-to-day operations, but total freedom devoid of any ministerial direction is inconvenient in a country like India wedded to socialistic planning है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है इंडिया में कि आपके जो इंडिया में ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो एंटरप्राइजेज हैं उनके जो डेली ऑपरेशन है उसमें क्या है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेंगी। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है अगर आप सोशलिस्टिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना चाह रहे होते हैं, अगर आप कंट्री की जो है डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो बिना मिनिस्ट्रियल डायरेक्शंस के ये पॉसिबल नहीं है। So the ministers have been following a variety of methods to effect control over public enterprises है। तो जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को क्या करते हैं फॉलो करते हैं जो कंट्रोल है पब्लिक इंटरप्राइज पे उसको अफेक्ट करने के लिए। इट इज़ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेकिंग द एक्सप्लिसिट डायरेक्शनल शेप एंड टैक्टिक डायरेक्टिव्स लाइक कंसल्टेशन डिस्कशन और अदर इनफॉर्मल कंस्ट्रक्ट रिस्पेक्टिवली। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने आपका जो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल है उसके बारे में डिस्कस किया। हम लोगों ने आपका जो पार्लियामेंट है उसको जाना कि वो उसकी पावर्स क्या हैं, कैसे कैसे वो अपना वर्क करता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है।